हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अमन ट्यूटोरियल। दोस्तों, हमने पिछले दो लेक्चर में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। हमने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ा था, हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, और साथ ही साथ हमने इसकी ब्रांचेस के कहाँ कहाँ माइक्रोबायोलॉजी यूज़ होती है, इसके क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ब्रांचेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रांचेस में दोस्तों, ब्रांचेस क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, और साथ ही साथ हमने बैक्टीरिया की शेप भी देखी थी। ठीक है, और इसके अलावा हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी कि भाई जो क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया की, कि जो बैक्टीरिया के साइज एंड शेप है उसको भी हमने इसके बारे में हम बताया था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ द मीडिया के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, मीडिया का अब बता रहे थे तो बीच में क्या है वीडियो स्टॉप हो चुकी थी। आज हम ज़्यादा फोकस करेंगे मीडिया की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अमन ट्यूटोरियल। दोस्तों, जो तो पहली बारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा रिवाइंड करने जा रहा हूँ। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी जो है आपको पता है कि जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का 1 माइक्रोन से साइज छोटा है उनकी स्टडी के लिए हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी जिनको हम देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अकेला बैक्टीरिया नहीं आता, इसमें वायरस, प्रोटोजोआ और क्या कहते हैं फंगी, ये एल्गी सब कुछ आते हैं। हिस्ट्री की बात करें कुछ बैक्टीरिया अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। बैक्टीरिया जो अच्छे हैं वो जो बैक्टीरिया हमारी अच्छे कौन से हैं, मिल्क में जब हम खटास लगा देते हैं कर्ड बन जाता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। हिस्ट्री में बात करें तो हमने बताया था एरिस्टोटल जो फादर ऑफ बायोलॉजी थे, जिन्होंने लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था। रॉजर बैकॉन साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिजीज के बारे में बताया था। दोस्तों, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं सिर्फ जस्ट उनके लिए एक बार रिवाइंड कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम आए हैं। पहले एक थोड़ी कैमरे की प्रॉब्लम थी, हमने HD कैमरा आप स्टूडेंट्स के लिए डाउनलोड करके हमने अच्छी वीडियो को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। फ्रैकेंटोरियस थे जिन्होंने 1546 में हम ये बता दिया था कि डिजीज जो कम्युनिकेट करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन से। ठीक है, जब आप कोई स्नीजिंग करते हो, कफिंग करते हो तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ये सब हो जाता है। ठीक है, जो डिजीज है वो किसी दूसरी पर्सन में कम्युनिकेट कर जाते हैं। एंटोनियन ल्यूवेन हॉक भी आए थे जिन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जिक्र किया था, और इन्होंने ही बताया था कि भाई जो क्या कहते हैं, इन्होंने बताया था इनका बैक्टीरिया, इनके पास अभी टर्म कॉइन नहीं हुई थी, तो इन्होंने बताया था कि एनीमेलक्यूस है वो इन्होंने बताया कि मेन कारण है डिजीज का। उसके बाद सप्लेंजेनी आए थे जिन्होंने कल्चर मीडिया के बारे में बताया था, जैसे हमें डाइट की जरूरत है ऐसे बैक्टीरिया को भी डाइट की जरूरत है फॉर उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, जॉन टिंडल आए थे जिन्होंने बताया था कि जब भी हम बैक्टीरिया को जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं तो अगर उस पर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो किल हो जाएंगे। लुइस पैस्चर आया था जिसने पैस्चराइजिंग इफेक्ट के बारे में बताया था कि जब भी हम मिल्क को हीट करते हैं तो 62.8 डिग्री सेल्सियस में हाफ आवर में बैक्टीरिया जो मिल्क के ऊपर प्रेजेंट होंगे किल हो जाएंगे। ठीक है, लॉर्ड जेसफ लिस्टर्स आए थे जिन्होंने एंटीसेप्टिक के बारे में बताया था कि जब भी कोई पेशेंट की सर्जरी हो रही होगी तो उस केस में क्या है कि बैक्टीरिया के चांसेस जो उसकी बॉडी में ज़्यादा ग्रो करेंगे। इसके लिए हम जब भी सर्जरी करते हैं तो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से उसकी प्रॉपर वॉश आउट करते हैं ताकि उसकी बॉडी के ऊपर जो बैक्टीरिया हैं वो उसकी बॉडी के अंदर ना जा सके। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आया था, इसके बहुत इनको ये जो आपने जब आप 6 सेमेस्टर में हो जाएंगे तो आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन केमिस्ट्री में प्रॉपर आएगा एक चैप्टर है। ठीक है, अब उसमें आप एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है, उसके बाद स्ट्रिप्टोमाइसिन है और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। पहला एंटीबायोटिक जो क्या कहते हैं एक फंगस थी जिसका नाम था पेनिसिलिन नोक्टेटम, जो कि टोबैको लीव के ऊपर प्रेजेंट थी, उसको किल करने के लिए हमने इसको यूज़ किया था। इस एंटीबायोटिक को जितने भी आपको मेडिसिन स्टोर्स में मिलते हैं वो सारे क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं। बैक्टीरिया को मोस्टली एंटीबायोटिक ही चाहिए। ठीक है ना, चाहे वो आप देख अगर गले के लिए एजिथ्रोमाइसिन हो सकता है, और एजिथ्रोमाइसिन आप ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन आपको 500 टैबलेट्स मिल जाती है। ठीक है, कईयों के सिरप भी यूज़ करते हैं, या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन्स के कैप्सूल्स भी आ जाते हैं, ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, अगर पेट के देखो तो क्या कहते हैं पेट के लिए आप अस्फिक्सिम आ जाता है, नियोमाइसिन आ जाता है। ठीक है ना, क्या है सिप्रोडॉक्सिम आ जाते हैं, ये सारे पेट की इन्फेक्शन के लिए आ जाते हैं। ठीक है, हर एक बैक्टीरिया की ये मायने करता है कि ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो बैक्टीरिया मतलब कि अगर ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। क्योंकि कुछ बैक्टीरिया वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि वो पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रही है, नैरो स्पेक्ट्रम मतलब वो किसी पर्टिकुलर ही इफेक्ट उसका एरिया ऑफ इफेक्शन है। ठीक है ना, अगर कुछ जो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स होते हैं, वो
ज़्यादा बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। सो ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहे थे। सो ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मैंने बताया था कि माइक्रोबायोलॉजी को हम अगर अगर किसी क्योंकि अगर हम माइक्रोबायोलॉजी को ब्रांच देखें कि इसकी जो जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं, सो इसमें हम जो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं उनकी अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें बैक्टीरिया, फंगस, निमेटोइड्स, पैरासाइट, इनकी अलग अलग स्ट्रक्चर है। सो इसको हम इनको हमने क्लासीफाई किया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे ही हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है कि भी वो किस पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। अगर स्पेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो एस्ट्रोमाइक्रोलॉजी उसकी स्टडी होगी, ठीक है। अगर कहाँ से वो ग्रो है उसको एवोल्यूशनरी स्टडी होगी, ठीक है ना। उसके सेल की स्ट्रक्चर के लिए माइक्रोबायोलॉजी, साइटोलॉजी होगी। उसकी उसके हम अगर माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी के भी जो ह्यूमन में वो किस तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, किस तरह की डिजीज कॉज कर रहे हैं, ठीक है। अगर माइक्रोबायोलॉजी जेनेटिक्स के, जैसे हमारे जेनेटिक्स डीएनए हम आगे ट्रांसफर, इनकी जो जेनेटिक्स है, इनके जो मतलब कह सकते हैं कि भी इनके जैसे हमारे फादर ही हमारे उनसे ही हमें जीन मिले हैं, इनके जो मतलब माइक्रोबायोलॉजी के भी कोई डीएनए होंगे, सो उनकी स्टडी के लिए हम क्या कहते हैं ये पढ़ते हैं। सो कहाँ कहाँ पर ये अप्लाइड होती है उसकी माइक्रोबायोलॉजी को हम क्लासीफाई कर रहे हैं, उसकी ब्रांचेस को, कि ये माइक्रो जैसे ये अगर बैक्टीरिया को अगर हमने माइक्रोबायोलॉजी लैब में भी पढ़ते हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स लैब में, बायोटेक्नोलॉजी लैब में, इंडस्ट्रियल में भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो ये सारी इसके यूजेस हैं, ठीक है। ये मैंने बताया फूड एंड माइक्रोबायोलॉजी, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी। सो ये सारी माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस हैं। सो इसकी अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की अगर स्टडी बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग पढ़ेंगे तो उसको टैक्सोनॉमिकली हमने क्लासीफाई किया है। अगर बैक्टीरिया की स्टडी हमने रिसर्च पर्पस के लिए तो उसे हम मतलब बोलेंगे रिसर्च माइक्रोबायोलॉजी। अगर बैक्टीरिया को हम मतलब पढ़ रहे हैं क्या मेडिसिन लैब्स में, फार्मास्यूटिकल लैब में, इंडस्ट्रियल में या बायोटेक्नोलॉजी लैब में, तो उसे हमने क्या बोला है, अप्लाइड। अप्लाइड मतलब कहाँ यूज हो रही है। सो दोस्तों उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था। तो क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया था, ए सेलुलर होते हैं और द सेलुलर होते हैं। सो जो ए सेलुलर उसमें क्या है कि भी प्रॉपर सिंगल सेल जो है उसके प्रॉपर डेवलप नहीं होता, और ए सेलुलर में जिसमें न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन सारा प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। सो इसमें मैंने वायरस की एग्जांपल बताई थी। ए सेलुलर में मैंने बताया था यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स जिनमें जो है प्रॉपर ऑर्गेनेली डेवलप होते हैं। प्रोकैरियोट जैसे बैक्टीरिया सेल्स एक प्रोकैरियोट, इसमें न्यूक्लियस प्रॉपर डेवलप नहीं होता, उसे हम न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने स्ट्रक्चर की बात की थी कि स्ट्रक्चर हमने अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी के जब बात किया था कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी का क्या था कि भी जब जो बैक्टीरिया सेल्स हैं उसके 3 लेयर होती है। जो पहली उसकी कैप्सूल होती है वो बहुत हार्ड होती है, वही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर अ फीवर के लिए, और वो किससे बनी होती है, 98% वाटर और 2% किसके बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की। ग्लाइको मतलब ग्लाइकोज और द प्रोटीन मतलब जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। कैप्सूल की बात करें कि कुछ जो कैप्सूल्स हैं उनकी जो थिकनेस ज़्यादा होती है 0.2 से, उसको हम मैक्रो बोलते हैं। उसकी कुछ कैप्सूल की थिकनेस जो होती है 0.2 माइक्रोन से कम होती है, उससे हम क्या कहते हैं, माइक्रो कैप्सूल्स बोलते हैं। सो ये फर्स्ट लेयर आती है, ये प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया को, और साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबल होती है डिजीज कॉजिंग करती है, और साथ ही ये प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया को फ्रॉम द फैगोसाइटोसिस, जो कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। फैगोसाइटोसिस वो होती है कि जब भी आपका कोई बैक्टीरिया आपके अंदर बॉडी में आ जाता है तो हाँ उसके जो म्यूकस है आपका, वो उस म्यूकस उस क्या कहते हैं बैक्टीरिया को अनगल्फ कर देता है। दैट इज प्रोसेस इज नोन एज अ फाइगोसाइटोसिस। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो सेकंड लेयर है, इससे हमें सेल मेम्ब्रेन से हमें ये पता लगता है कि क्योंकि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की जो सेल मेम्ब्रेन होगी, जो बैक्टीरिया होंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, उनकी दोनों की सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट होगी। अगर किसी बैक्टीरिया की 20 to 80 सेंटीमीटर ये होगी क्या कहते हैं, ठीक है, उसकी थिकनेस होगी, तो वो ग्राम कौन सा होगा, पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा। अगर 7 to 8 सेंटीमीटर उसकी होगी क्या कहते हैं जो सेल मेम्ब्रेन होगी, तो उसको वो सारे ग्राम नेगेटिव में आएंगे, ठीक है। सो यही सेल मेम्ब्रेन का भी यही इसका फंक्शन है कि बैक्टीरिया को ये क्या कहते हैं प्रोटेक्शन देती है, जैसे वो कैप्सूल फर्स्ट लेयर देती थी, और साथ ही साथ इसको बैक्टीरिया को हेल्प टू डिसाइड द शेप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। सो शेप्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये बताती है कि आइदर इट इज अ कोकस, बैक्टीरिया जो कोकस है राउंड शेप, या फिर वो बैसिलस है, बैसिलस मतलब रॉड शेप है, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन जो है थर्ड मेम्ब्रेन आ जाती है। पहले कैप्सूल आता है, फिर सेल वॉल आती है, फिर सेल मेम्ब्रेन आती है। सो सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, जैसे हमारी जो अपर लेयर है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। सो इसमें भी ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। फॉस्फो मतलब फॉस्फोरस, और लिपिड जो आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि जो लिपिड्स होते हैं, जब एस्टर्स होते हैं कि ये किसके, फैटी एसिड्स और
ग्लिसरॉल के, ठीक है। सो उसके बाद क्या है कि भी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही सारा साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है, जैसे हमारी बॉडी सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म लिविस्कस एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेली होते हैं। सो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट सेल्स है, जिसका मतलब कि इसमें न्यूक्लियस प्रॉपर डेवलप नहीं होता। सो इसके क्या कहते हैं, जो न्यूक्लियस है इसका फुली डेवलप नहीं होता, इसके हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और इसके न्यूक्लियोइड में 60% डीएनए, 20% आरएनए, 10% प्रोटीन्स होती हैं। सो उसके बाद हमने इंक्लूजन बॉडी बताई थी कि जिसमें फूड पार्टिकल स्टोर्स होते हैं, ठीक है ना। सो उसके बाद राइबोसोम की बताया था कि जिसमें जो ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, फ्लैजिला जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमने ये बताया था कि पिलाइस लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, हेयरी लाइक स्ट्रक्चर जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। सो ये स्ट्रक्चर थी, ठीक है। ये मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि ये हेयरी लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज हेल्प फॉर द रिप्रोडक्शन फॉर द बैक्टीरिया। जब ये जो हेयरी लाइक स्ट्रक्चर और दूसरे बैक्टीरिया के हेयरी लाइक स्ट्रक्चर आपस में क्लोज हो जाते हैं, तो उसको इसके साथ ये रिप्रोडक्शन करते हैं। हम पहली लेयर जो कैप्सूल होती है, जो हार्ड लेयर है, ठीक है, जो ग्लाइको प्रोटीन की बनी होती है। सेकंड लेयर जो है उसके फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। सेकंड लेयर जो है, ठीक है, सेकंड लेयर के बारे में कौन सा था, जो पहली लेयर थी वो आपकी, जब हमने बात किया था ये कि भी कैप्सूल्स जो है ये किसकी बनी होती है, ये वाटर और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। जो उसके बाद सेकंड लेयर की बात की थी, सेल वॉल, ये किसकी बनी होती है, ये भी हमने पेप्टिडोग्लाइकोन, ठीक है ना। सो जो फर्स्ट वॉल है, जो कैप्सूल है, वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी है, और दूसरी जो वॉल है सेल वॉल, वो क्या कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकॉन। और थर्ड लेयर जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी है, वो फॉस्फोलिपिड की बनी है, ठीक है। डीएनए इसका न्यूक्लियोइड इसको बोला जाता है क्योंकि ये फुली डेवलप नहीं है, ठीक है। अगर फुली डेवलप होता तो इसके अंदर ही सारे स्ट्रक्चर्स आने थे, ठीक है ना। तो इसके एक और डीएनए स्ट्रक्चर जो आउटर एरिया में प्रेजेंट, उसको हम मीजोसोम्स बोलते हैं। इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए बोलते हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रासोमल, ठीक है। हम इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। सो इसको बोलते हैं हम, ये देखिए यहाँ पर आते हैं। सो इसको हम यहाँ पर बात की थी हमने कि भी हाँ, इसका जो न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं डेवलप होता है, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और इसको हाँ, मीजोसोम्स, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ठीक है, इसको हम मीजोसोम बोलते हैं। जो एक्स्ट्रा सोमल कह सकते हैं, ठीक है। क्रोमोसोमल मतलब जो मीजोसोम होते हैं, ये क्या है कि भी ये इसके एक्सटर्नल सरफेस पे एक जो इनका जेनेटिक मटेरियल इसके में भी कुछ होता है, ठीक है ना। सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं जिसको हम मीजोसोमल बोलते हैं। न्यूक्लियस प्रॉपर डेवलप नहीं होता, जिसे हम न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। और कैप्सूल जो आउटर मोस्ट लेरिया है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीवर, ठीक है, जो किसकी बनी होती है, हमने बता दिया था आपको कि इट इज मेड अप ऑफ द वाटर एंड द पेप्टिडोग्लाइकॉन्स। जो सेकंड लेयर जो हमने बताई थी सेल वॉल, वो किसकी थी, वो बनी थी आपकी ग्लाइकोप्रोटीन की, ठीक है। और जो थर्ड लेयर थी वो किसकी बनी हुई थी, वो सेल वॉल जो है फॉस्फोलिपिड की बनी हुई थी। फ्लैजिला मैंने बता दिया था लोकोमोशन में इंक्लूजन बॉडी होती है जिसमें फूड मटेरियल स्टोर्स होता है, ठीक है। सो ये सारी बात थी। और राइबोसोम्स भी एक होते हैं इसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और जो ये जो साइटोप्लाज्म है, ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म जो है वो किसके, मतलब जो पहली लेयर आई कैप्सूल, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जिसमें सारे ऑर्गेनेली होते हैं। सो अब हम बात करने जा रहे हैं कि भी दो तरह के बैक्टीरिया की शेप्स होती हैं। सो बैक्टीरिया ट्रू होते हैं और वो होते हैं। ट्रू की बात करें तो ट्रू बैक्टीरिया जिसमें क्या कहते हैं, सिंपल इसमें ट्रू में आ जाते हैं स्फेरिकल शेप्स आते हैं और रॉड शेप्स। स्फेरिकल को हम कोकस बोलते हैं और उसके बाद रॉड शेप को हम ये बैसिलस बोलते हैं, ठीक है। ये था, ये आप पिछली वीडियो से भी चेक कर लें, मैंने बनाया हुआ है। और ये भी क्या कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया जो क्या कहते हैं क्यूब शेप होते हैं, ग्रेप्स है, इनको क्या क्या बोलते हैं, सार्किनोस कोकस, और इसको स्टेफाइलोकोकस बोलते हैं। सो फॉल्स बैक्टीरिया जो होते हैं एक्चुअली में बैक्टीरिया ही हैं और फंगस की तरह दिखते हैं। इसमें एक्टोमाइसिन आ जाती है, स्पेरोचेट्स आ जाते हैं जिसमें डबल लेयर आ जाती है, ठीक है। और साथ ही ये इसमें हमने बताया है माइकोप्लाज्म भी है, जो कि इसमें डीएनए और सेल मेम्ब्रेन और राइबोसोम होते हैं। रिकेटीसिया हो जाता है, ठीक है। ये लुक लाइक अ वायरस, ये वायरस की तरह लगते हैं। उसके बाद रिकेटीसिया, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। सो कोई चेन नहीं है, जैसे हमने पीछे बात किया था ब्रांचिंग, इसमें हमने स्पायरोचेट्स में ब्रांचिंग की हुई थी। ये नहीं, ये एक्टिनोमाइसिन ये ब्रांचिंग में आ जाता है, ठीक है। और कोई चेन मतलब जैसे ये स्पायरोचेट की चेन चल रही है। सो इसमें ऐसा कुछ नहीं, ना ब्रांच ना चेन, ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, नॉन मोटाइल नहीं मूव कर सकते। ऐसे कैल में देल भी आ जाते हैं जो ओवल शेप एग शेप होते हैं, और वायरस भी आ जाते हैं
जिनमें कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती और ना ही इनमें जो है न्यूक्लियस डेवलप होता है। अब हम मेन बात करने जा रहे हैं हम टॉपिक की। दोस्तों मेरा मेन आपको पढ़ाने का, रिवाइंड करने का यही मकसद होता है कि ताकि जो कि फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं व्यूवर, उनको एक्चुअल में क्लियर हो जाए कि माइक्रोबायोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ा है अभी तक, क्या ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या है। दोस्तों अगर माइक्रोबायोलॉजी नहीं होगी तो हम क्या कहते हैं, नए नए एंटीबायोटिक्स नहीं बना सकते, ठीक है ना। सो हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स की स्टडीज़ के लिए, ठीक है, सो ये सारा इनका मीडिया हम तैयार किया जाता है जिसमें हम एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो कल्चर मीडिया जैसे हमारी डाइट है, सिंपल इनकी डाइट होती है, जिनसे हम मीडिया हम तैयार करते हैं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, वाटर, फॉस्फोरस और सल्फस होते हैं। सो मीडिया की भी आगे टाइप्स है कि उसकी कंसिस्टेंसी की, आइदर वो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, और उसकी कंपोजिशन के भी वो सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक है। सिंथेटिक में हमें कंपोजिशन पता है, और एप्लीकेशन के वो जो मीडिया है वो किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, आइदर वो लैब्स, इंडस्ट्रीज या डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, या बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, या चेक कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी प्रोटीन्स या हार्मोन की, ठीक है। सो अगार जैसे, सो दोस्तों आपने करना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ अगार पाउडर को लेके उसको ल्यूक वार्म वाटर में रख देना है, और जो अगार पहले तो वो लिक्विड में होगा और उसको थोड़ी देर रखने के बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। सो हमने बताया था कि हमने बैक्टीरिया को मीडिया को क्लासीफाई किया है, कल्चर मीडिया को, ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन। अगर तो वो लैब में जैसे एनरिच मीडिया होते हैं, इसको यूज करते हैं, इसमें योग, ब्लड, सीरम को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तो हो जाते हैं एनरिच मीडिया। एनरिच मीडिया में क्या कहते हैं, एनरिच मीडिया में क्या होता है कि हम जैसे हमें बैक्टीरिया, हमने कल्चर मीडिया ग्रो किए, हमने क्या करना है कि एंटीबायोटिक से वो 2 बैक्टीरिया को ख़त्म कर देना है, और क्या कहते हैं, सिर्फ जो हमारा डिज़ायर बैक्टीरिया है वो ही सिर्फ उस न्यूट्रिएंट को खाएगा, उस मीडिया को यूज़ करेगा जिसको हमें, जो हमें चाहिए, ठीक है। सो इससे क्या है कि मीडिया इसलिए बनाए जाते हैं ताकि भी बैक्टीरिया की प्रॉपर ग्रोथ हो सके। हमने एक एनरिच मटेरियल, इसमें सारे तरह के बैक्टीरिया हाँ ग्रो हो गए, बट जो हमें डिजायर बैक्टीरिया चाहिए था हम उसको ही ग्रो करेंगे, बाकियों को एंटीबायोटिक देके खत्म कर देंगे, ठीक है। सो सिलेक्टिव मीडिया क्या होता है, सिलेक्टिव मीडिया के किस डिजीज के लिए हम मीडिया तैयार कर रहे हैं उसको बोलते हैं सिलेक्टिव। डिफरेंशियल मीडिया होता है कि इसमें बैक्टीरिया, इसमें जो मेटाबॉलिक डाई है वो बैक्टीरिया खा लेता है, और जैसे ही वो बैक्टीरिया को मेटाबॉलिक डाई को खाता है उसका कलर चेंज हो जाता है। ट्रांसपोर्ट बैक्टीरिया का भी, अगर हमारा जो कल्चर मीडिया हम चाहते हैं कि वो मतलब कि वो ड्राई ना हो, तो इसलिए उसमें हम ऐड करते रहेंगे, क्योंकि अगर तो कल्चर मीडिया आपका ड्राई हो गया, उससे क्या है कि फिर वो प्रॉपर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। आप सूखी रोटी खा सकते हो, नहीं खा सकते। सिंपल बैक्टीरिया भी जो है उनको भी सेम है कि जो मीडिया है वो ड्राई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सो ऐसे ऐसे है मीडिया जिसमें हम चेक करते हैं कंसंट्रेशन, जैसे क्योंकि हमने बता रहे हैं मीडिया को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, उसमें ऐसे मीडिया भी आते हैं जिसमें हम एंटीबॉडी, प्रोटीन्स, विटामिन और हार्मोन की कंसंट्रेशन को चेक करते हैं। एनारोबिक वो होते हैं जिसमें हमें ऑक्सीजन कई बैक्टीरिया को नहीं चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, सो उसमें विटामिन ए है, सो विटामिन ए की जरूरत पड़ती है, विटामिन ए, ठीक है। सो ये इसमें ऐड कर दिया जाता है, ठीक है ना। सो उसके बाद क्या है कि क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट हमें कौन सी है न्यूट्रिएंट की कल्चर मीडिया के लिए। दोस्तों हमें जो मैक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है ना, वो कौन से हैं, जैसे कार्बन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, और ये आयरन और मैग्नीज, ये ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, इसे मेजर बोलते हैं। मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट, मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कम क्वांटिटी में चाहिए, इसलिए इसका नाम कौन, जैसे बोरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन चाहिए कम क्वांटिटी में। कार्बन एनर्जी सोर्स, क्योंकि कार्बन भी बैक्टीरिया को एक एनर्जी, जैसे हमें हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है ना, सेम लाइक अभी इसको कार्बन चाहिए फॉर एनर्जी सोर्स, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया को इफ द बैक्टीरिया कहता है, अगर तो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है, मतलब जो बैक्टीरिया अपना फूड प्रिपेयर करते हैं लाइट की बदौलत से, तो उसमें कार्बन चाहिए। इफ द बैक्टीरिया इज कीमोसिंथेटिक, जिन कुछ बैक्टीरिया को केमिकली जो ग्रो होते हैं वो केमिकल के बदौलत, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो मेन सोर्स होगी, साथ में सल्फर और फॉस्फोरस भी होगा, ठीक है। सो ग्रोथ फैक्टर की बात करें तो पिरीमिडीन, प्यूरिन चाहिए, ठीक है ना। सो ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द डीएनए की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद साथ में हार्मोन, सप्लीमेंट्स ऐसे भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मतलब बैक्टीरिया को, जैसे, ठीक है। ग्रोथ उसकी तभी होगी जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, उसको कार्बन एनर्जी सोर्स मिल रहे हैं, उसको प्रॉपर जो क्या कहते हैं डीएनए, आरएनए मिल रहे हैं, मेजर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, ठीक है। विटामिन मिल रहे हैं, B1, थायमिन, B2, राइबोफ्लेविन, बी क्या कहते हैं नाइसिन, और क्या कहते हैं B5, पेंटो
पेंटोनिक एसिड, पेंटोनिक एसिड है, ठीक है, B5, और पीरिडॉक्सिन और साइनोकोबालामिन अगर मिल रही हैं तो, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कौन कौन से फैक्टर है जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ को इफेक्ट होता है। सो दोस्तों, पहला तो आ जाता है कि उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। अगर तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अच्छी है तो वो बैक्टीरिया सर्टनली ग्रोथ करेगा। बाद में जितना उसने खाना है बैक्टीरिया ने वो खा लेगा, उसके बाद उसकी ग्रोथ जो है कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। सो ग्रोथ फैक्टर में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बहुत डिपेंड करती है, ठीक है। मतलब अगर खाना होगा हम तब तक खाएंगे जब तक हमें भूख है। सेम लाइक बैक्टीरिया की भी खाएंगे जब तक उनको भूख है, वो अपनी ग्रोथ करेंगे, उसके बाद वो उसकी जो ग्रोथ है वो एक तरफ से स्टॉप हो जाती है, ठीक है। सो टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर से बैक्टीरिया को 50, अगर टेम्परेचर 50 to 55 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देंगे तो इससे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि बैक्टीरिया को हमने पढ़ा कि उसको 37 डिग्री टेम्परेचर चाहिए 7 दिन के लिए। तो हम उसको क्या कहते हैं, इंक्यूबेटर में रख देते हैं, तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। सो टेम्परेचर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी ग्रोथ होगी बैक्टीरिया की। सो गैसियस की अगर बात करें तो गैसियस कंसंट्रेशन का मैंने ये ग्राफ बनाया है। सो और द ग्रोथ, और कहता है ऑक्सीजन कार्बन जो है एनर्जी सोर्स है, ठीक है ना, मैंने बताया था। सो कार्बन को चाहिए ताकि उसको एनर्जी मिल सके और अपनी ग्रोथ कर सके, ठीक है ना। सो कार्बन भी एक तरह का एनर्जी सोर्स है, ठीक है ना। सो उसको एनर्जी मिलेगी तो अपनी ग्रोथ होगी, ठीक है। हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, क्यों खाते हैं, ताकि हमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो आगे एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी मिलती है। सो एक तरह का एनर्जी रिसोर्स है। सो कार्बन इज अ गैस सो विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद पीएच की बात करें तो पीएच का मतलब क्या होता है, द पावर ऑफ एच और द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, जो आप पढ़ चुके हैं बी फार्मेसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब जिसमें हमने एसिड बेस पढ़े थे, ठीक है, और साथ ही बफर्स भी पढ़े थे। सो क्या कहते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एसिडोफिल होते हैं, उनकी पीएच होनी चाहिए 3.6 to 6.5। न्यूट्रल जिन बैक्टीरिया को पीएच जो है 7 चाहिए, और बेसोफिल जिनकी पीएच जो है 8.5 से 10.5 तक होनी चाहिए, ठीक है ना। सो पीएच बहुत बड़ा फैक्टर। आयन और सॉल्ट, अगर तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा हो जाएगी तो देन ऑस्मोटिक और डिफ्यूजन के कारण जो इनसाइड बॉडी, उसमें जैसे हमारी बॉडी में डायरिया और डिहाइड्रेशन हो जाती है, जैसे बैक्टीरिया के अंदर भी अगर फ्लूइड ज़्यादा अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसके फ्लूइड जो है उसके सेल के अंदर वो निकल जाएगा, ठीक है, ऑस्मोसिस उस, और जिसके कारण ऑस्मोसिस के कारण जब ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन किसी बैक्टीरिया में होगी, बैक्टीरिया के अंदर अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो ऑस्मोसिस के कारण उसका सारा फ्लूइड हो जाएगा। अगर फ्लूइड निकल गया तो बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। सो ये इसके एक एक मतलब एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में ही ये एक ग्राफ है जिसमें इसको एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ आयंस एंड सॉल्ट चाहिए, ठीक है दोस्तों। सारे आपको ग्राफ आपके सामने हैं। अब गैसियस भी एक पर्टिकुलर ग्रोथ पे ही है, ठीक है। उसके बाद जो पीएच है वो भी एक पर्टिकुलर पीएच पे ही है। पीएच जो है 5.5 to 7.5 पीएच चाहिए फॉर द ग्रोथ, ठीक है। और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट में भी पहले उसकी सर्टन ग्रोथ होती है, बाद में कांस्टेंट हो जाती है। और जो उसका आ जाता है टेम्परेचर भी हमें 55 to 50 से ज़्यादा नहीं बढ़ाना, सो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। वाटर दोस्तों, जब आप जो सिरप्स होते हैं उसमें अगर वाटर कंटेंट हो ज़्यादा होने के कारण हम उसे ज़्यादा देर तक ओपन ही रखते हैं। क्यों नहीं रखते, क्योंकि ताकि उसके अंदर बैक्टीरिया ना चले जाए। तो इसलिए वाटर रिक्वायरमेंट भी बैक्टीरिया को कोई ज़्यादा मतलब वाटर अगर ज़्यादा हो तो बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे। सो इसका कुछ खास फर्क नहीं है कि उसको कोई डिसएडवांटेज नहीं है वाटर कम होने पर या ज़्यादा होने पर, वाटर उसको ग्रोथ करेंगे बैक्टीरिया को। सो बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व एक है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व का मतलब है कि जो बैक्टीरिया में एक 3 फेज आते हैं, एक ये आता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और साथ ही साथ टाइम फेज। स्टार्टिंग में बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट मीडियम ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद उसका स्टेशनरी फेज आ जाता है। स्टेशनरी में जब जितने बैक्टीरिया है उतनी ही मतलब खाना, जितने बंदे हैं उतना ही खाना। उसके बाद क्या होता है कि भाई जो बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं वो जो वीक्स बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। और क्या उससे क्या हो जाता है कि बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन, मतलब अगर जो वो कहते हैं ना द रेस ऑफ सर्वाइवल, के जो बैक्टीरिया ज़्यादा बैक्टीरिया इज मोर, इस केस में क्या हो जाता है, क्योंकि एक टाइम में मतलब उसको बैक्टीरिया को प्रॉपर जो है न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। अब जब सारे ज़्यादा खाएंगे बैक्टीरिया तो उसमें क्या है कि भी एक टाइम में क्या होगा कि भी जब बैक्टीरिया भी बराबर हो गए और साथ साथ क्या कहते हैं उनकी न्यूट्रिएंट भी, अब क्या होगा फिर, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे और बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाएगा, उस केस में डिक्लाइन फेस आ जाएगा। स्टेशनरी केस में जो कंसंट्रेशन है बैक्टीरिया की और न्यूट्रिएंट की सेम होगी। लैग फेज में एकदम से क्या कहते हैं
बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, क्योंकि मतलब उनका ग्रोथ, उनको न्यूट्रिएंट्स उनके ज़्यादा होंगे और बैक्टीरिया कम होंगे, इसलिए ग्रोथ होगी। बाद में जब इक्वल हो जाएंगे न्यूट्रिएंट और बैक्टीरिया, फिर उनका जो है कांस्टेंट ग्राफ आ जाएगा। जब न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे तो उससे उस कारण क्या होगा कि बैक्टीरिया की उसमें क्या है कि बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे और न्यूट्रिएंट कम होगा, उसमें फिर डिक्लाइन फेस आ जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ वो ही बचेंगे जो स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया होंगे, ठीक है ना। सो आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर भी एक टॉपिक है दोस्तों। आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर का मतलब होता है कि एक हमारा मदर कल्चर होता है, सो उसके वो मदर कल्चर में हम क्या कहते हैं, आगे स्मॉल कल्चर बनाते हैं, ताकि हम, क्योंकि अगर हमारे एक कल्चर हमने ग्रो किया उसमें बैक्टीरिया सारी स्पीसीज आ गई, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी कि भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि हम हमारी स्पीसीज कौन सी है। सो हम एक कल्चर मीडिया ज़्यादा लेते हैं, उसमें हम सारे जितने पेट्री डिश है उनमें थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं या फिर कॉनिकल फ्लास्क में डाल देते हैं, ताकि हमारे ज़्यादा स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया इकट्ठे हों, ताकि हम उन बैक्टीरिया की अच्छी तरह से स्टडी कर सकें, ठीक है। सो इसका मतलब आइसोलेट मतलब सेपरेट करना, किसका, जो भी प्योर कल्चर है। प्योर कल्चर का मतलब होता है जिसमें स्टरलाइज होगा, ठीक है, वो कल्चर स्टरलाइज, अगर पहले से उसमें बैक्टीरिया हो गए तो वो प्रॉब्लम है। सो कल्चर जो स्टरलाइज होना चाहिए। स्टरलाइज का मतलब कि वो उसमें बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। सो इसमें दसा है, इसमें बताया कि आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर, द बैक्टीरिया इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द हेल्प ऑफ द आइसोलेशन, ठीक है। कहता है कि बैक्टीरिया अगर हमने ज़्यादा स्पीसीज की स्टडी करनी है, जिसके कारण हमें आइसोलेशन करनी पड़ती है प्योर कल्चर की, ठीक है। सो बैक्टीरिया इज ट्रांसफर टू द हैव टू बी ट्रांसफर। कहता है इसमें क्या है दोस्तों, कल्चर हम एक बनाया हमने मेन कल्चर, और हमने सब में जितनी पेट्री डिश में उसमें डाल दिया थोड़ा थोड़ा करके। क्यों डाला, क्योंकि इसमें सारी अगर स्पीसीज आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप अगर ये देखा जाए तो हम एक तरह से अगर इसी में सारी स्पीसीज आ गई हैं तो फिर उसके बाद हम सारी पेट्री डिश में डाल देंगे, और थोड़ी स्पीसीज इसमें आ जाएगी, थोड़ी इसमें सी में आ जाएगी, थोड़ी डी में, थोड़ी ई में आ जाएगी। इससे क्या होगा कि सारे बैक्टीरिया की भी ट्रांसफर होगी जब आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर होगा, ठीक है। सो कुछ मेथड्स हैं जिसके कारण हम मेथड्स के हम ट्रांसफर करते हैं ये बैक्टीरिया को, जैसे स्ट्रीक प्लेट मेथड, पोर प्लेट मेथड, स्प्रेड मेथड, सीरियल और ये स्पेशल मेथड। सो ये दो, एक सीरियल डिल्यूशन मेथड है, स्ट्रीक मेथड, और पोर प्लेट मेथड है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सो स्ट्रीक एक इनोकुलेशन लूप होती है, आप नेट से इसको चेक करें, अपने माइक्रोबायोलॉजी लैब में जाके देखें, इनोकुलेशन लूप होती है। सो उसको हम हीट करते हैं, हीट इसलिए करते हैं ताकि इस पर कोई बैक्टीरिया ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट ना हो, ठीक है। सो हम इनोकुलेशन लूप को हीट करने से कल्चर मीडिया में यहाँ पर पहले हीट करेंगे, फिर उसके बाद कल्चर मीडिया लेके उसके बाद ये नेकुलेशन लूप को इस कल्चर मीडिया पे क्या करेंगे, दो तरह से रब करेंगे, ठीक है। एक होता है इस तरह से, इसे हम ऐसे, ठीक है, ऐसे इसे बोलते हैं स्ट्रीक मेथड, के हम बैक्टीरिया को जैसे ये एक इनोकुलेशन लूप है, मैंने इसको क्या कहते हैं हीट किया, और मैंने बैक्टीरिया को उठाया, उठाने के बाद जो मेरे दो पेट्री डिश होंगे, एक ऐसे इस तरह से स्ट्रीक कर देंगे, ठीक है। और जहाँ तो कंटिन्यूस में लगातार हम एक अपनी पेट्री डिश जो कल्चर मीडिया हमने बनाया हुआ उस पर हम लगाएंगे, और जहाँ फिर इनोकुलेशन लूप से दूसरे, या फिर इसको कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस ऐसे, ठीक है। सो ये हम क्या लगा रहे हैं कि ये जो हम यहाँ से बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया से विद द हेल्प ऑफ इनोकुलेशन लूप उठाएंगे, और फिर क्या करेंगे हम वो उसकी क्या कहते हैं जो बैक्टीरिया को जो कल्चर मीडिया पे हम क्या कहते हैं इनोकुलेशन लूप से रब करेंगे। एक तो इस कॉन्टिन्यूस मेथड जिसमें हम इनोकुलेशन लूप नहीं उठाएंगे, एक डिसकंटिन्यूशन मेथड जिसमें इनोकुलेशन लूप उठा देंगे, ताकि इसमें हमें ज़्यादा स्पीसीज मिलेगी, इस पर भी हमें स्पीसीज मिलेगी, किसकी, बैक्टीरिया की, क्योंकि हमने बैक्टीरिया ही तो उठाए हैं इनोकुलेशन लूप से। इसे कहते हैं आइसोलेशन ऑफ द प्योर कल्चर। आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर का मतलब है कि भी कल्चर को तो आइसोलेट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम बैक्टीरिया की मोर स्पीसीज को भी आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम, क्योंकि एक हमारे मेन कल्चर में अगर बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाएंगे तो हम उनको इकट्ठे स्टडी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम डिफरेंट कल्चर मीडिया ग्रो करेंगे, ताकि भी हम कल्चर मीडिया ग्रो करने से और डिफरेंट सारी सब स्पीसीज को पढ़ सकें डिफरेंट पेट्री डिश पे, ठीक है। सो मेन कल्चर मीडिया अगर हम ये बैक्टीरिया को उठाएंगे दोस्तों, अकेला कल्चर मीडिया नहीं ट्रांसफर होगा, उसके साथ जब सारी स्पीसीज होंगी उस बैक्टीरिया को उठाएंगे विद द हेल्प ऑफ इनोकुलेशन लूप से, और दूसरे पेट्री डिश में रब करेंगे, जहाँ तो कंटिन्यूसली रब करेंगे या डिसकंटिन्यूसली रब करेंगे, ठीक है। पोर प्लेट मेथड का मतलब होता है कि भी इसमें क्या होता है कि एक इसमें हमने अपने कल्चर मीडिया पे अगार वाटर सॉल्यूशंस भी मिक्स करने और सारी पेट्री डिश में ये डाल देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद करेंगे इसको इनोकुलेटर पे
इंक्यूबेटर पे रख देंगे। और इंक्यूबेटर पे रखने के बाद क्या होगा कि भी हमारे जो बैक्टीरिया आफ्टर 7 डेज हम उसकी ग्रोथ चेक करेंगे, ठीक है ना। सो इसे कहते हैं पोर प्लेट मेथड, कि हमने एक मेन जो था कॉनिकल फ्लास्क में पड़ा हुआ था कल्चर मीडिया, उसमें गार और वाटर डाल दिया, क्योंकि गार भी तो उसका न्यूट्रिएंट ही है, ठीक है ना। तो ये हमने डाल के फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैट डिश में डाला, और डालने के बाद हमने इंक्यूबेटर पे रख के बैक्टीरिया को ग्रोथ किया, ठीक है। ग्रोथ इसलिए की क्योंकि हमें डिफरेंट बैक्टीरिया भी सारे ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि भी स्प्रेड प्लेट मेथड। स्प्रेड प्लेट मेथड में क्या करेंगे कि हम जो कल्चर मीडिया होगा उसमें सलाइन सोल्यूशन भी ऐड करेंगे। हमने बताया था कि बैक्टीरिया के कल्चर के लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए सॉल्ट एंड आयन भी जरूरी थे, इसलिए हम इसको सलाइन सोल्यूशन को डाल रहे हैं कि हमने अपने कल्चर मीडिया में सलाइन भी डाला है। सो इसको क्या करेंगे, सलाइन को हम मतलब कि अब हमने जब सलाइन को पिपेट से डाल दिया, 0.1 ड्रॉप डाल दी, और स्प्रेड किसे करेंगे, स्प्रेडर से। सो इसे हम बोलते हैं स्प्रेड प्लेट मेथड, ठीक है। सब ये इसलिए हम स्प्रेड कर रहे हैं क्योंकि हमने ये कल्चर मीडिया को मेन मदर कल्चर से हमने दूसरे डॉटर कल्चर में डालना है। डालने के साथ जहाँ में सॉल्ट कल्चर जो कल्चर होगा उसमें सॉल्ट भी ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद क्या करेंगे कि भी हम पिपेट से उसको वहाँ से पकड़ेंगे, इससे निकालेंगे, और यहाँ पर हम जो न्यू कल्चर है वहाँ पर लगा के और साथ स्प्रेड करेंगे, ताकि भी जितने भी बैक्टीरिया वो ऑल ओवर द पेट्री डिश फैल जाए, ठीक है। सो दोस्तों एक आता सीरियल डिल्यूशन मेथड के, जो हमारा मेन कल्चर बनेगा उसको हमने डिल्यूशंस बनानी है। सो पहले कल्चर मीडिया होगा उसमें हम मतलब कि 1 ml इससे लेके और 9 ml जो हमारा कल्चर 9 ml जो कल्चर मीडिया होगा। सो दोस्तों पहले जो क्या कहते हैं कंसनट्रेशन होगी वो 1% होगी, उसके बाद इसी से हम एक और ml लेके दूसरी हमने डाल देंगे, और फिर इसमें कंसनट्रेशन किसकी है कि कल्चर मीडिया की कम हो जाएगी, इसमें और कम, इसमें और लास्ट में सबसे कम हो जाएगा। और जो ये 9 ml है ये कल्चर मीडिया ही हम डाल देंगे, ठीक है ना। सो मेन हमने क्या करना, डिल्यूशन मतलब कि हमने डिल्यूट किया है जो कल्चर मीडिया को, और उसके ज़्यादा से ज़्यादा डिल्यूशंस बनाई हैं हमने। एक जो हमारे मदर कल्चर से 1 ml लिया, और बाकी क्या है, बाकी हमारा कल्चर मीडिया है। इससे क्या है कि हम इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और रेस्ट ऑफ अदर की कम होगी, ठीक है। सो लास्ट जो टॉपिक कर रहे हैं, ये टॉपिक का मतलब है कि प्रिजर्वेशन मेथड। सो दोस्तों प्रिजर्वेशन मेथड के जो कल्चर्स होते हैं, प्योर कल्चर का मैंने पहले बताया था कि जिसमें क्या है कि इस मीडिया में कोई भी द कल्चर मीडिया इज नॉट प्योर, कहता है अगर किसी कल्चर मीडिया पे ऑलरेडी बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, वायरस ग्रो कर रहे हैं, तो उसे प्योर कल्चर नहीं बोलेंगे। सो कल्चर मीडिया हम बार बार यूज़ कर सकें इसलिए हम सब कल्चर यूज़ करते हैं। सो इसमें क्या है कि हम जो हमारा कल्चर होता है उसमें हम वाटर को चेंज करेंगे, ठीक है ना। और इसमें है स्टोरेज ऑफ द स्टराइल कंडीशन, स्टोरल ऑफ स्टराइल कंडीशन के हम जो कल्चर है उसमें क्या कहते हैं सॉइल डालेंगे, साथ ही साथ उसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी डाल देंगे, ताकि हमारा जो कल्चर है वो ज़्यादा देर के लिए चल सके, ठीक है। सलाइन सस्पेंशन का मतलब होता है कि 1% सॉल्ट सोल्यूशन जो है हम प्योर कल्चर में डाल देंगे, ताकि भी उसमें बैक्टीरिया जो है आर नॉट ग्रो ना हो पाए, और क्योंकि अगर तो बैक्टीरिया ग्रोथ हो गए फिर तो हमारा वो कल्चर खा जाएंगे, ठीक है ना। सो उसमें हम 1% सोल्यूशन डाल जाते हैं ताकि बैक्टीरिया ग्रोथ ना कर सके, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि भी हम कल्चर को ज़्यादा देर के लिए प्रिजर्व करना है, इसे कहते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में भी हम कल्चर को ज़्यादा देर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस जितना भी आप फूड रखते हैं, फूड रखने का मतलब क्या है कि भी क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर में मैंने बताया था कि भी बैक्टीरिया जो है ज़्यादा टेम्परेचर में है, वो क्या कहते हैं उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, और कम टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर में कम टेम्परेचर होता है। सो 4 इसमें क्या होगा, हमारा कल्चर ख़राब नहीं होगा। पैराफिन का मतलब का है कि हम पैराफिन की जो लेयर डाल देंगे, पैराफिन डाल देंगे अपने कल्चर मीडिया, ताकि हमारा जो नीचे कल्चर है वो बच सके, ठीक है, और हमारा जो कल्चर है वो प्रिजर्व रह सके फॉर द फर्दर बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, ठीक है। और क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि हम 196 डिग्री टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, इससे क्या होगा कि हमारा जो बैक्टीरिया है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा और किल हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया को किल करना है ताकि भी हम अपने कल्चर को ज़्यादा देर तक बचा सकें। लाइपोफिलाइजेशन का मतलब होता है कि -70, ये भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। सो इससे भी प्रेशर क्या है कम हो जाएगा, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और बैक्टीरिया डिहाइड्रेट हो जाएंगे। सो दोस्तों ये सारा टॉपिक, आज की वीडियो जो है काफ़ी बड़ी बन गई है, और ये मैं चाहता था कि मेरी सारी वीडियो कलेक्टिवली बने। सो आज वो हो चुका है, और क्या कहते हैं आई एम वेरी हैप्पी। सो क्या कहते हैं मैं चाहता हूं कि जितने भी टॉपिक जो फर्स्ट मॉड्यूल में है आपके माइक्रोबायोलॉजी में
ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में जो टॉपिक है, जो ये आपका ऑलमोस्ट फर्स्ट मॉड्यूल, इसको वीडियो को ध्यान से सुने और अच्छी तरह से पढ़ें। और मैं नई वीडियो के साथ आपको फिर से मिलूंगा, ठीक है, जितनी माइक्रोबायोलॉजी की और थर्ड सेमेस्टर का सारा सिलेबस कवर करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती तो आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हो। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।